नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि लगातार ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के प्रचार के बाद उसके नतीजों की भी चर्चा खूब हो रही है और वजह है कि बीजेपी का 4 सीटों से लेकर 45 से ज्यादा तक का सफर यह इसलिए खास हो जाता है क्योंकि बीजेपी को इस जीत के साथ दक्षिण में बड़ी एंट्री मिल गई है और इस जीत का सेहरा बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को बांध रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी ने ओवैसी के गढ़ में रोड शो तो किया ही, साथ ही हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का ऐलान भी किया था। तो सवाल यह कि क्या इसी फायर ब्रांड प्रचार का अच्छा नतीजा बीजेपी को मिला है? सवाल यह भी, क्या बीजेपी बिहार हैदराबाद के बाद बंगाल में भी अपना भाग्योदय कर पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे उनका रुख करते हैं। इस समय हमारे साथ अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और पहला सवाल मैं अशोक जी आपसे करता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। सर, क्या योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करने के लिए वहां जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी फायर ब्रांड छवि का फायदा मिला बीजेपी को, जो 4 से लेकर 45 से ज्यादा तक का सफर तय किया? देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने लगा है। 2% वोट से हम 24% वोट पे आए हैं। एक कार्यकर्ताओं के लगन और मेहनत का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी हंसी हो रही थी कि नगर निगम के चुनाव में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अनेक बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन हम तो छोटे से बड़े चुनाव को भी एक कार्यकर्ता की भांति लड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक कार्यकर्ता की भांति वहां प्रचार किया और हमारे सीधे सीधे अमित शाह जी ने भी किया, जिसका परिणाम हमें सामने दिखाई दे रहा है कि आज हम आप प्रत्याशित विजय की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। अशोक जी, आपने बीजेपी को तो बधाई दे दी, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस पर निशाना साध रही है। बाकी पार्टियों ने भी साधा है, उस पर आऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहां क्या हो रहा है, किसकी जीत हो रही है, उसकी ज्यादा दिलचस्पी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने कानून व्यवस्था सुधारने का काम किया है कि अखिलेश यादव जैसे लोग अब खाली ट्वीट करके चीट कर रहे हैं, बल्कि जब हमने काउंटर करना शुरू किया, इनकाउंटर करना शुरू किया अपराधियों का, ते लगे मूर्तियां लगाने, मूर्तियों की दुकान खोल लिए। जब हमने वो कुख्यात अपराधी दुबे का काउंटर किया तो परशुराम की मूर्ति लगाने लगे किसी की, बल्कि अखिलेश जी तो एक मूर्तिकार के रूप में मूर्ति की दुकान खोलने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इस तरह से काउंटर करते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारते रहेंगे। अभी धर्मांतरण पे हमने जो बिल लाया है, निश्चित तौर पे उससे हमारी वाहवाही हुई है कानून व्यवस्था पे। और उत्तर प्रदेश से हम काम न करते तो विधानसभा की 7 उपचुनाव में 6 सीटें हम चुनाव जीत के आए हैं। ये जनता हमें गले नहीं लगाती। अशोक जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, मेजर आशीष जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको भी अशोक जी की बात से ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका फोकस ज्यादा चुनाव पर है, जैसा कि आप कहते हैं, लेकिन उनका कहना है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो चुनाव के लिए क्यों ना जाए प्रचार के लिए? देखिए, ये बात ठीक है कि हर नेता जो होता है पार्टी का, वो अपनी पार्टी के लिए जहां भी चुनाव होगा वहां जाएगा। ये बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पे आ जाता है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जब एक व्यक्ति ऐसे पद पे आ जाए तो उसे केवल पार्टी के लिए नहीं सोचना होता है, उसे प्रदेश के लिए, उसे देश के लिए सोचना होता है। उसके बयान, उसकी कार्यशैली इस तरीके की होनी चाहिए कि वो केवल एक पार्टी पे फोकस ना हो। हम जो अभी देख रहे हैं
वो ये हो रहा है कि फोकस ये है कि बस किसी तरीके से जहां हमारी सरकार नहीं है वहां हम सीटें कैसे बढ़ाएं, वहां हम अपनी जो सरकार है कैसे लाएं। फोकस उसी पे दिख रहा है, उस पे तो काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन जहां आप जीत के आ रहे हैं वहां क्या आप उतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं जितनी शिद्दत से आप चुनाव जीतने में मंथन कर रहे हैं? वो चीज नहीं दिख रही है, ये हम लोगों का कहना है। अशोक जी, सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, जीतने के बाद काम करेंगे क्या? देखिए, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। हाँ। जनता ने उन्हें अपनाया है, गले लगाया है, तभी पीएम और सीएम बनाया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस बार धान की खरीद हुई है, दुगनी खरीद हुई है। अभी उन्होंने बैठक करके कहा था कि किसानों का पैसा 72 घंटे के अंदर। अशोक जी, बीजेपी का जो फोकस था वो हैदराबाद पर ज्यादा था। सरकार उत्तर प्रदेश की, लेकिन वहां पर AIMIM की सीटों में इतना खास फर्क नहीं पड़ पाया है। इस समय चौधरी इजहार बबलू हमारे साथ जुड़ गए, AIMIM का पक्ष रखने के लिए वो मौजूद हैं। इजहार बबलू साहब, AIMIM की मिली भगत है ये बीजेपी के साथ। कांग्रेस सीधा आरोप आप पर लगा रही है कि आपको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, घाटा TRS को हुआ लेकिन फायदा बीजेपी को हो गया। ऐसा है, देखिए, ये तो हमेशा से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बताती आ रही है। अब जब इन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है तो ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम ये कांग्रेस कर रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हैदराबाद के अंदर तमाम पार्टी के लोगों ने एक मेहनत की है, लोगों के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में काम आ रहे हैं। जिस तरीके से भी पानी भरा जो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आप बी पार्टी नहीं है तो आपका चुनाव प्रचार करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा और बीजेपी का बिल्कुल अलग रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने कहा हैदराबाद का नाम हम भाग्यनगर क्यों नहीं कर सकते, लोगों ने उनका साथ दिया। जी, ऐसा है, देखिए, मुख्यमंत्री जी तो जहां भी उत्तर प्रदेश हो कहीं भी नाम बदलने की ही बात करते हैं। इन्होंने हैदराबाद में जाकर के भी यही बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनता के बीच में जाकर के उनके विकास के लिए काम किया। MIM वहां टोटल लोगों के बीच में विकास का कार्य कर रही है। उसी की वजह से आज जो सीटें मिली है, जो जीत मिली है हमें, ये सिर्फ जनता के विकास की वजह से मिली है, खाली नाम बदलने से किसी उससे नहीं। हम लोगों के सुख दुख में MIM बीच में खड़ी है हैदराबाद में, और इसी की वजह से तमाम जगह भी एक जो प्यार मोहब्बत MIM को मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है, विकास की और काम की वजह से। लेकिन यहां पर तो बीजेपी को भी सीट उतनी ही मिली है सर, आसपास। देखिए, ये TRS को इसका नुकसान हुआ है, AIM को कोई नुकसान इसका नहीं हुआ है। ठीक, आपने देखा हो AIM जिस तरीके से मेहनत की, काम किया, उसी वजह से मैं आपको बता दूं, उसी की वजह से हम लोगों को जो सीटें मिली हैं वो काम की वजह से सीटें मिली है। काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, इसकी वजह से ही, लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से हम लोगों को सीटें मिलने का काम हुआ, सम्मान मिलने का काम हुआ, और बीच में हमेशा MIM करती रहेगी। ठीक, रज़ीक वदूद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। वदूद साहब, क्या हैदराबाद को भाग्यनगर करने वाला बयान काम आ गया बीजेपी के? जी, निश्चित रूप से जो दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है। जिस तरह से MIM की सीटें तकरीबन उनकी परफॉर्मेंस जो दिखा रही है कि 51 सीटों पे वो 44 करीब 46 सीटें, जी 43 अभी जो आंकड़े हैं कुछ ज्यादा है, बीजेपी की सीटें जीते थे, इस बार 43 के आसपास इस समय AIMIM है। जी जी, बीजेपी तो जो है वो तो हाँ, वो जो बता रहा है, परफॉर्मेंस जो बता रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है वो ये साफ बता रही है कि बीजेपी का जो स्ट्रेटजी थी वो वहां काम कर गई। और देखिए, जो वोट जो था, जो TRS का वोट था, वही खिसक करके बीजेपी की तरफ चला गया, और जो MIM का वोट था वो कंसोलिडेट हो गया, और TRS का जो वोट था वो छिटक करके बीजेपी की तरफ चला गया। तो सीधी सी बात है, जो स्ट्रेटजी है वो तो कामयाब हो गई। अब चाहे MIM माने या ना माने, लेकिन एक किस्म की ये तो जुगलबंदी यही बीजेपी और MIM की। जहां जहां MIM नहीं है वहां MIM जिंदा हो जाएगी, जहां जहां बीजेपी जाएगी, और जहां जहां बीजेपी नहीं है वहां पर MIM जिंदा कर देगी बीजेपी को।
तो बहुत अच्छी जुगलबंदी है। और ये तो जाहिर सी बात है, ये एक जो राजनीति अभी शुरू हुई है, ये जाहिर सी बात है उसमें बीजेपी कामयाब है और एमआईएम को भी उसका लाभ मिल रहा है, और जहां पर एमआईएम को लाभ हो रहा है वहां बीजेपी को स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। ठीक है, यानी आपका कहना है कि पोलराइजेशन का जो काम है वही दोनों पार्टियां कर रही हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं सिर्फ फायदा ही पहुंचा रही है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। अशोक जी, यही रणनीति थी आपकी? जी, श्रीधि जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। एक कमेंट ले लेता हूं। अशोक जी, एक सेकंड। जो परिवारवाद, हाँ, कह लीजिए, कह दीजिए अपनी बात, कह दीजिए अशोक जी बात। देखिए, हमने तो वहां टीआरएस के परिवारवाद को नष्ट किया है। वहां उनकी बेटी, दामाद, बेटा, सभी लोग राजनीति में एक तरह से जो परिवारवाद था टीआरएस का हमने खत्म किया है। अतिवाद था अपने ओवैसी साहब का, उसे खत्म किया है। टिट फॉर टैट, जिस तरह की भाषा बोलने का काम करते हैं भारत माता के खिलाफ, हमने उसका जवाब दिया है। इसलिए जनता ने इस तरह का हमें जन्म दिया है। इसमें अब आपको वहां पर सफलता मिली, एआईएमआईएम को भी उतनी ही सफलता मिली, लेकिन गढ़ में एंट्री हो गई है। सवाल यह कि इस एंट्री का आने वाले भविष्य में कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। जनता पार्टी सरकार बनाएगी 2023 में। ठीक, आपका दावा है सर, बहुत अच्छी बात है। 2023 में आपका ये दावा है, आप कुछ भी करिए, आप प्रचार करिए, और इसी प्रचार को लेकर ही निशाना साधा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बीजेपी को फायदे का सौदा रहा? बिहार में भी, हैदराबाद में भी। श्रीधि जी, इसका नुकसान क्या आपको हुआ? श्रीधि जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? देखिए, आवाज थोड़ा नहीं आ रही है। हाँ, मुझे फिर से बोल दीजिए। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं, इसका नुकसान ही कांग्रेस को हुआ? क्योंकि पिछली बार भी 2 पर ही थे, इस बार भी 2 पर ही रहे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जी नहीं, अब मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी जब जाते हैं तो हमेशा गए हैं। देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि एआईएमआईएम जो है और बीजेपी, ये एक दूसरे को स्थापित करने में लगे हुए हैं। बीजेपी का हैदराबाद में, वहां पे कहाँ कोई जनाधार था? कोई जनाधार नहीं था। ये एक दूसरे की बी टीम है बीजेपी की, और ये उनको पूरी तरह से राहत पहुंचाने की बात की है, तभी ये कुछ सीटें ला पाए। आपको हर चुनाव में पता रहता है, नेशनल पार्टी है, उसकी एक विचारधारा है, सिद्धांत है। मैं बिल्कुल आपकी बात के अनुसार हम धर्म और जाति की कोई बात नहीं करते हैं, ना ही ध्रुवीकरण की। हम ये देखिए, ध्रुवीकरण का ही पूरा मामला है। जिस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, इस प्रकार से पूरी तरह जात पात की बात की गई है, उसका यही निष्कर्ष है कि फिर भी टीआरएस अगर मैडम, मैं बहुत छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैडम, एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए मेरा। सवाल इतना सा है, आपका कहना है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये आप बहुत लंबे समय से कहते आए हैं। अगर कांग्रेस को ये पता रहता है तो भी क्यों चुनाव प्रचार उस हिसाब से नहीं किया जाता है? फिर कहां कमी रह जाती है? आपको सब पता रहता है, फिर भी वोट उनके पाले में जाते हैं। देखिए, वोटों की बात नहीं है, ये धार्मिक और सांप्रदायिकता की बात है। जो उन्मूलन फैलाया जा रहा है, ये इसी का निष्कर्ष या परिणाम है। बाकी जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश छोड़ करके यहाँ की किस प्रकार की हालात हैं, जिस प्रकार से अपराध है, जंगल राज है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, तो आप वहां जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं और उनको सिर्फ सत्ता लोलुप सरकार है। बीजेपी पूरी तरह से सत्ता लोलुप है। इनका पूरा ध्येय यही है कि हर जगह जाकर के हर जगह कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये बहुत बड़ा शुभ संकेत नहीं है राजनीति के लिए। राजनीति में जिस प्रकार का ध्रुवीकरण, देखिए हमारे भी आंध्रा में देखिए जिस प्रकार से हम पूरी तरह से वहां पे है, वहां पे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी वहां पे नहीं आ पाई है। मैडम, यही तो सवाल है, क्योंकि प्रचार के लिए सबको जाने की इजाजत होती है। कई लोग तो फिल्म स्टार्स को भी मैदान में उतार देते हैं प्रचार के लिए, तो ये इजाजत सभी को रहती है, आप भी जा सकते थे। पूरी तरह से नहीं स्थापित हो पाई है, तो आपको ये इजहार आपके पास आ रहा हूँ, इजहार कि जिस प्रकार से ध्रुवीकरण होगा तो ये आगे के लिए इजहार, आप बी टीम में सिर्फ ध्रुवीकरण करना जानते हैं, सकता है। ये राजनीति में शुभ संकेत नहीं है। सर देखिए, इनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है।
अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ हैदराबाद में भी 2 प्रत्याशी हिंदू जीत के आए हैं, और जिस तरीके के आरोप ये लोग लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एमआईएम की लोकप्रियता को लोग बढ़ते हुए देखते हुए, ये सिर्फ कहीं ना कहीं इनके जो दिमाग में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं कोई टक्कर दे सकता है तो एमआईएम पार्टी टक्कर दे सकती है, बाकी तो आप नहीं है। आप कुछ ही सीटों पर क्यों चुनाव लड़ते हैं फिर? जहां जहां पर आपको लगता है कि आपकी जीत होगी वहीं चुनाव लड़ते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं लड़ते हैं? ऐसा है, देखिए हमारी पार्टी जिस तरीके से स्टार्ट हुई है वो सिर्फ बढ़ती जा रही है। अभी कम पे लड़े हैं, आने वाले टाइम पे ज्यादा पे लड़ेंगे, और जहां भी लड़ते हैं इंशाल्लाह जीत होती है हम लोगों की, क्योंकि तमाम लोगों की दुआएं हमारी साथ होती है और लोगों के बीच में जाकर के हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोगों को जीत हासिल हो रही है। ठीक है, मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। श्रीधि जी भी कह रही है कि लगातार सिर्फ आप ध्रुवीकरण का ही काम कर रहे हैं, और मेजर आशीष ने भी यही कहा कि आप अपने प्रदेश को संभालिए। हम राजनीतिक पार्टी हैं, पूरे देश में अपनी पार्टी को जिताने के लिए चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री जाएंगे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं जाएंगे। अभी कांग्रेसी आरोप लगा रहे थे, ओवैसी साहब ने खुद कहा कि मैं तो वह लैला हूं जिसे हर मजनू अपने यहां चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस पार्टी तो वही पार्टी है जो पीएफआई के पैसे पर हाथरस में नाच रही थी। यह कांग्रेस आई वही पार्टी है जो कन्हैया के इशारे पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा करने वाली है। तो 2 सीट पे तो आएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, सवाल ये है सर, पार्टी का परचम सवाल यही है। मैं मेजर आशीष जी आपका रुख करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे। क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का फायदा हुआ है? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में रहिए, यहां काम करिए। इसी सवाल के साथ लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीम हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। और अजीम साहब, पहले आपके पास ही आ रहा हूं। ब्रेक से पहले चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी की एंट्री हो गई है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड जो व्यक्तित्व है उसका फायदा बीजेपी को मिला है? अजीम साहब। जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे। जी मृदुल शर्मा जी, मैं क्या आपसे अर्ज करूं, क्या बताऊं। देखिए, ये सब इस तरह के मसाइल, एक नेशनल पार्टी का अपनी पूरी ताकत हैदराबाद के एक छोटे से चुनाव में झोंक देना और तेलंगाना के ये शेमानादारत, ये आप सब जानते हैं भाई। नड्डा जी वहां तशरीफ ले गए, वहां अमित शाह तशरीफ ले गए, हमारे गृह मंत्री जी, और हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी गए। तो क्या जरूरत थी? ये सब सोचने वाली बातें। अभी कुछ ही दिन पहले तेलंगाना और हैदराबाद में सैलाब आया था, और मैं ये समझता हूं उस वक्त भी कम से कम मोदी जी को अपने उन सिपह सालारों को भेजना चाहिए था, या कुछ मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए था, नहीं भेजा गया। लेकिन आपसे मैं बिल्कुल सही अर्ज करूं कि मेरी नजर थी हैदराबाद के और तेलंगाना के इलेक्शन पर, और मुझे मालूम था कि ओवैसी साहब की पार्टी इस वक्त बहुत कमजोर है, और मुसलमान जो उनका वोट बैंक है वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। नहीं, यहां तो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। उनका कहना नुकसान ओवैसी को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ अपने प्रचार में बीजेपी पर निशाना साधा और उसका फायदा मिला। मैं वही आपको लेके आ रहा हूं। ओवैसी साहब की पार्टी बहुत कमजोर थी इस इलेक्शन में, उनको इतनी सीट्स मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि पिछली मर्तबा उनको 46 सीट मिली थी, इस मर्तबा भी तकरीबन 42 या 43 के आसपास उनकी सीट्स हैं। तो उससे उनको फायदा यह हुआ कि बीजेपी ने उनके ऊपर निशाना साधा और उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। और ध्रुवीकरण की राजनीति जो अभी हमें बिहार में देखने को मिली थी, या पूरे हिंदुस्तान में जिसके नजारे देखने को मिलते हैं, इसका एक नजारा हमें हैदराबाद में और तेलंगाना। लेकिन अजीम साहब, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर एक मेरा सवाल है आपसे। क्या आपको एक विशेष AIMIM का जिक्र कर रहा हूं मैं, वो तो विशेष धर्म की ही बात करते हैं, और ऐसा ही आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि वो भी वैसा ही करते हैं।
तो इसका क्या मुसलमानों में संदेश जाता है? क्या इसी वजह से ध्रुवीकरण हो जाता है? मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इन तमाम बातों को महसूस कर चुके हैं, लेकिन वो जज्बातियत में इस तरह से उलझा दिया जाता है। मुझे बताइए, मैं आपके सामने अर्ज करूं कि निजाम के कल्चर को खत्म कर देंगे। अब निजाम का कल्चर कहाँ है? निजाम के कल्चर को पटेल जी ने खत्म कर दिया था और उसके बाद सन 65 में लाल बहादुर शास्त्री को उन्हें एक बहुत बड़ी उन्होंने चंदा भी दिया था और लाल बहादुर शास्त्री को तकरीबन 5000 किलो सोना भी भेंट किया था उस वक्त जब मुल्क के हालात खराब थे। निजाम का कल्चर तो 50, 60, 70 साल पहले ही निबट चुका था। अब तो ठीक है, अशोक जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। अशोक जी, कि निजाम का कल्चर है कहां जो आप खत्म करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए आप ऐसे बयान देते हैं? आपको बता दें कि देखिए, आपको बता दें कि हैदराबाद में निश्चित तौर पे निजाम की तरह का शासन चल रहा था। एक परिवार के लोग ही वहां मंत्री से लेकर संतरी तक, पता लगा टीआरएस पूरे परिवार के लोग राजनीति में हैं, सियासत में हैं। वो भी निजाम का ही कल्चर है, परिवारवाद है, उसे हमने तोड़ा है। चार मीनार के रास्ते हम भाग्यनगर में प्रवेश कर गए हैं। दुर्भाग्य है कि जहां हम जीतते हैं वहां लोग बताते हैं कि इस तरह की बातें हो गई है, या तो कोई बोलेगा मशीनों को हैंग कर दिया गया, और जहां हम हार जाते हैं वहां लोकतंत्र की विजय बताते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। इनके पास हार का एक बहाना चाहिए। हम तो एक कार्यकर्ता की भांति, योगी आदित्यनाथ जी भाजपा कार्यकर्ता की भांति, अमित शाह जी भाजपा कार्यकर्ता की भांति छोटे से बड़े चुनाव को एकजुट होकर हम कार्यकर्ता की भांति लड़ रहे हैं। इसकी बड़ाई हमें वो मिलनी चाहिए। मेजर आशीष जी, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं के तौर पर ही हम जाते हैं के रूप में काम। मेजर आशीष जी, सर आप भी जाइए, चुनावों में प्रचार करिए। उपचुनावों में आपके प्रत्याशी कहते हैं हमारे नेता आए नहीं, हमें भी फायदा मिलता। बिल्कुल, मैं पूर्ण तरह सहमत हूं आपकी बात से कि भाई मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति चुनाव प्रचार में अपने दल के लिए जाता है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, यह उस राजनीतिक व्यक्ति या उस राजनीतिक दल का निजी फैसला है। लेकिन वो व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा हो, उसकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुना है, तो उनकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश होना चाहिए, चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। किसको कहीं नहीं जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए, लेकिन अपने जो दायित्व है उसका पूर्ण निर्वहन करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आप जहां जाएं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाएं, हमारा ये कहना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण योगी जी कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम नहीं होता। नहीं, देखिए, आपकी राजनीति में बता दूं, केवल हिंदुस्तान में आप जो है लोगों को हिंदुस्तानी होने से पहले आप उन्हें हिंदू बनाना चाहते हैं। आंसू बहाने लगता है। हम लोगों को हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तानियों को पहले हिंदू बनाना चाहते हैं। बोलते हैं तुम हिंदू पहले हो, तुम हिंदुस्तानी बाद में हो। वहीं एक दल लोगों को हिंदुस्तानी बाद में पहले मुसलमान बनाना चाहता है कि तुम पहले मुसलमान हो फिर हिंदुस्तानी हो। तो इस तरीके की जो ध्रुवीकरण की राजनीति जो चल रही है वो बहुत ही घातक है इस देश के लिए। तो और AIMIM के इजहार हमारे साथ बने हुए हैं, और ध्रुवीकरण है, इसको इजहार क्या तो ये आरोप जब आप पर लगते हैं, लेकिन ज्यादा हैदराबाद माना जाता है कि रात कितनी भी लंबी हो, एक सूरज उगेगा और ये अंधकार खत्म होगा। बिल्कुल सर, क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ज्यादा पहले लगातार एक दखल रखती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उनको कमजोर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी। इजहार, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो नजरिया था चुनाव लड़ने का वो देखा नहीं लोगों ने, हमने हिंदू को भी टिकट दिया, उनकी भी जीत हुई हमारी पार्टी से। लेकिन आपके ही नेता जो हिंदुस्तान से कभी परहेज करते हैं, और वही आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि आप पहले मुसलमान बताते हैं लोगों को, और इसका फायदा आपको भी होता है, बीजेपी को होता है, लेकिन तीसरी पार्टी नुकसान झेलती है। इजहार, आप थोड़ा सा दोबारा बोलिए, एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज थोड़ा रिपीट कर दीजिए। इजहार, फायदा आपको होता है, बीजेपी को होता है, तीसरी पार्टी को नुकसान होता है आपके दोनों के ध्रुवीकरण की वजह से।
ऐसा है, देखिए तीसरी पार्टी का तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही। कांग्रेस की विचारधारा में भारतीय जनता की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही विचारधारा के लोग हैं। हम लोग तो सिर्फ काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जगह बना रहे, उनका विकास का काम कर रहे, उनके बीच में खड़े हैं। इस वजह से एमआईएम को लोग पसंद कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, आपने हैदराबाद में देख लिया होगा, हमारी 2 सीटें निकली है, उसके अंदर हम लोगों ने हिंदू को भी जिताने का काम किया, हिंदू को टिकट दे करके जीता है हिंदू। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम लोग सबको चुनाव लड़ाएंगे, सबको सम्मान देने का काम एमआईएम करती है। लेकिन क्या आपको वो बयान याद है जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाग्यनगर करेंगे हम, आप कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लें? बिल्कुल याद है, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी यही काम कर रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं कर रहे। सिर्फ नाम बदलने के अलावा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। यही कांट उन्होंने हैदराबाद के अंदर जाकर के खेलना, यही लोगों को बरगलाने का काम हैदराबाद के अंदर किया। मैं रज़ीक बदूद साहब से कमेंट करना चाहता हूं इधर इसी बात पर, क्योंकि रज़ीक बदूद जी आप अभी हाल के चुनावों को देखेंगे, बिहार का चुनाव देख लीजिए, अब हैदराबाद का देख लीजिए, और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हैदराबाद में सभा होती है तो भी उन सीटों पर सफलता मिलती है, और अगर हम बिहार जाएंगे तो वहां पर भी सफलता मिलती है, क्या अब योगी का नाम भी बड़ा हो गया है बीजेपी में? योगी भी जरूरत बन गए कि जहां जाएंगे बहुत जरूरी है उनका चुनाव प्रचार करना? नहीं, निश्चित ही योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा है जिसको आगे रख के बीजेपी शायद आगे के चुनाव लड़ेगी, देश का चुनाव भी लड़ सकती है। जब मोदी जी शायद केंद्र की राजनीति से संन्यास लें, तो बात यह है कि देखिए वो तो अग्रणी नेता हैं ही और नेता बन रहे हैं। उनका वो तकरीबन आज अगर देखें तो पिछले 2 साल के अंदर वो 20 से ज़्यादा प्रदेशों में अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं, वहां सभाएं कर चुके हैं। तो देखिए देश को वो समझ रहे हैं और देश के और चुनाव की स्थिति के हिसाब से वो अपने बयान देते हैं। एक किसी कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा था अपने इन्हीं इस प्रकार के बयानों को लेके कि जो उनसे सवाल किसी ने पूछा था कि इस तरह के सब आप क्यों बात कहते हैं कि जिससे हिंदू मुस्लिम की बात उठे, तो उन्होंने कहा देखिए चुनाव होता है, चुनाव में जो है जोश में आके बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि देखिए वो तो संकेत देंगे ही ना, उनकी राजनीति जब बीजेपी की या योगी आदित्यनाथ जी की जो वेशभूषा है वो जिस राजनीति की तरफ, तो इसका नुकसान रज़ीक साहब श्रीधि जी के पास में आ रहा हूं, क्योंकि बदूद साहब जैसा आपने जिक्र किया कि जब वो जाते हैं जो भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं, और हैदराबाद में जब वो गए थे तो नारे भी उसी हिसाब से लगे थे। श्रीधि जी, आप कहती हैं ओवैसी की टीम बी टीम है, ओवैसी कहते हैं कि आप आइए चुनाव मैदान में लड़िए, कौन मना कर रहा है? आप भी अपने स्टार प्रचारकों को उतारते मैदान में, क्यों नहीं उतारा? सिद्धि जी, आवाज कट रही जी। देखिए बात स्टार प्रचारक की नहीं है, जब वोटों का ध्रुवीकरण होता है और जो लोकतंत्र की ये सुदृढ़ता है, ये एक मिसाल होती है लोकतंत्र की, उसमें कि किसी भी पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी है, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, तो ऐसे में ये जो एआईएमएम की जो ओवैसी जी हैं, ये ऐसी विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कमजोर करके बीजेपी के साथ जो जुगाड़ बैठाए हुए हैं, ये आगे के लिए जुगाड़ बैठाए हुए हैं, आज की बात नहीं है। और हम जो अगर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगीनाथ जी वहां पे जाके लड़े हैं, जीत किए हैं, अगर टीआरएस की बात करें, अगर टीआरएस अकेले लड़ती, ओवैसी जी को अपने उसमें ओवैसी को गठबंधन में ना लेती, तो बीजेपी 10 सीट भी ना जीत पाती। ये इसका पूरी तरह से निचोड़ है, समीकरण ये है। तो इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि ओवैसी जो है ये पूरी तरह से बी टीम है एआईएमएम, और बीजेपी की को पूरी तरह से सहायता कर रही है, मदद पहुंचा रही है। ठीक है, आप सब करो, मुख्यमंत्री जी जाइए, कहीं भी आपका अधिकार है,
आपको अधिकार है कहीं भी प्रचार प्रसार करने का, लेकिन जो अपना गढ़ है उस गढ़ को तो सुदृढ़ करिए आप। हमेशा आप धर्म, अशोक जी से मैं इसका एक जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद हम अजीम साहब का रुख करेंगे। अशोक जी, कांग्रेस बार बार कह रही है, एक तो आप सिर्फ AIMIM की वजह से वहां पर जीते, उनका कहना है उत्तर प्रदेश को तो सुधार दीजिए, जहां जाना चाहते हैं वहां करिए प्रचार आप। देखिए, अभी एक सवाल आया कि जोगी जी केरुआ पहन के क्यों जाते हैं। गोरिया चुनाव के लिए नहीं जाते, वो इस देश की बहुत बड़ी पीठ गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए जाते हैं। और अपनी पार्टी का प्रचार करना कौन सा बुरा काम है। आज तो ट्वीट करके प्रचार होता है, बलात्कार राजस्थान में बहुत होता है, लेकिन भाई बहन आते हैं, हाथरस में ही आते हैं। और ये हमें बी टीम कह रही है, ये तो PFI की बी टीम बन गई है। PFI विदेशों के पैसों पर हिंदुस्तान को तोड़ने का कुप्रयास कर रहा है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। चाहे हाथरस में हो चाहे शाहीन बाग में हो, और चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हर घर से अफजल निकालना हो, कांग्रेस आज PFI की बी टीम बन गई है, इसलिए उसकी ये दुर्दशा है। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में रख करके, इसीलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। अब जाकर के सत्ता की, इसीलिए एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक घर जवाई, यही है कांग्रेस आई, बतिया रही है बेहयाई, आज खत्म हो रही है। सबको साथ लेकर चलने का, हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। नहीं, एक सेकंड जाति करके एक सेकंड देखिए, यहाँ पर घर से अफजल निकालती है। एक निगम का चुनाव था जहां पर हर पार्टी मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी को यहां पर फायदा मिला है। जम्मू कश्मीर में ढेलेबाजों के साथ है। आप कितने जगह पे अत्याचार हुए, महिलाओं पे, जगह जमालो बुआ आग लगाने का काम करती हैं। जैसे जमालो बुआ आग लगाती थी, प्रियंका जी आग लगाने का काम करती हैं। मैं अजीम साहब आपके पास आ रहा हूं। अजीम साहब, यहां पर बात हो रही है कि एक पार्टी पहले लोगों को मुस्लिम बताने की कोशिश करती है। आप कहीं भी चले जाइए, कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो ही बी टीम बन जाते हैं, AIMIM हो या मुस्लिम लीग हो या फिर PFI हो। हालांकि दो राजनीतिक दल हैं, एक सामाजिक संगठन अपने आप को बताता है, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है कि हर पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पीछे या मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है? ये जो है मृदुल शर्मा जी, ये यहाँ हमारे मुल्क की राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। ध्रुवीकरण करना, इस्तेमाल करना, तोड़ना। अब मैं आपके सामने अर्ज करूं, ये जो इतनी ताकत लगाई है हैदराबाद के और तेलंगाना के चुनाव में, छोटे से चुनाव में, कि हमारे गृह मंत्री जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी सब पहुंच गए। बस आप ये समझ लीजिए कि बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को कांटे में हिलगाया गया है। आगे अभी और बहुत सी पिक्चर बाकी है, वो आपको आने वाले वक्त में नजर आ जाएगी। और हमारे ओवैसी अभी कुछ ही बंगाल चले जाएंगे। मैं ये जो आपसे बार बार ये अभी इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि ये इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो वहां तशरीफ ले गए थे छोटे से इलेक्शन में, इन्होंने वहां मुद्दे क्या उठाए? नाम बदलने से डेवलपमेंट हो जाएगा? निजाम कल्चर खत्म किया जाएगा? निजाम कल्चर वहां था ही नहीं, नाम बदल देंगे। अरे डेवलपमेंट की बात कीजिए। सैलाबजदा लोग जो परेशान थे उनके सहारे की कुछ बात की जाती। और हमारे ओवैसी साहब भी बहरहाल वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, और इस तरह के और भी संगठन हैं। नहीं, लेकिन वो खुद अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, ऐसे कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं? अरे ये तो हिंदुस्तान और आजादी की तारीख उठा के देख लीजिए, उससे पहले भी हमारी बहुत से लोग इस्तेमाल होते रहे और उसके बाद भी अब इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन देखिए, आप अगर उनके भाषणों को सुनेंगे तो नहीं लगता वो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या उनको लिखकर दी जा रही है स्क्रिप्ट, ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, अगर वो इस तरह के भाषण नहीं देंगे तो मुसलमान उनके झांसे में कैसे आएंगे? तो वही तो कह रहा हूं, ये किससे कौन उन्हें झांसे में ले रहा है? वो मुसलमानों को झांसे में ले रहे हैं, उनको कौन झांसे में ले रहा है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, उनका काम ये है कि वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं। बीजेपी के जो स्टार प्रचारक जाते हैं वो हिंदुओं को ओवैसी साहब की पार्टी का डर दिखाते हैं। तो ये एक मिली जुली पिक्चर है। ठीक है, मैं रज़ीक वदूद साहब से एक छोटा कमेंट लेता हूं, इसके बाद इजहार और आशीष जी आपके पास आऊंगा। वदूद साहब, क्या अब मैं, क्योंकि इस चुनाव में ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद में बीजेपी का भाग्योदय हो गया है, भाग्यनगर के सहारे। वदूद साहब देखिए, हाँ मृदुल जी, ये जी
2023 का जो टारगेट लगातार बयान हो रहा है कि बीजेपी 2023 के टारगेट पे, ये सच्चाई है कि 2023 के टारगेट में अगर आप देखें 2014 में ये करीब 5 सीटों पे जीते थे और उसके बाद 2018 में ये 2 पे सिमट गए, 3 सीटों का इनको नुकसान हुआ विधानसभा में। अच्छा, वही अगर आप इनका पार्लियामेंट का चुनाव देखें तो 14 में 1 सीट थी और 19 में इनकी 4 सीटें हो गई। तो इनकी कोई कंसिस्टेंसी वहां उस तरह की नहीं, उतार चढ़ाव है। अब ये एक ऐसा लेवल सेट करना चाह रहे थे कि जिसके जरिए इनका एक कैडर वहां डेवलप हो जाए। उस कैडर को डेवलप करने के लिए और आगामी चुनाव को लेकर एक मैसेज देने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया था इस चुनाव में ध्रुवीकरण का, कि ये देखें यहां पर हमारा जो ये है मॉडल चल पाएगा नहीं चल पाएगा, और जिसमें इनको काफी हद तक 100% की, यानी 4 से उठ के अगर ये 40 से 45 सीटें अगर जीत रहे हैं तो सोचिए 100% का इनको मुनाफा जो हो रहा है, वहां पर फायदा हो रहा है। तो ये बताता है कि इनका वहां पर मॉडल काम करेगा। और देखिए, अगर बात करें तो टीआरएस वहां पिछले करीब 2 बार से है और 2 बार से है तो उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब जो जगह कांग्रेस को लेनी चाहिए, वो जो गैप है, उस गैप को कहीं ना कहीं बीजेपी हथियाने के मूड में है और साथ में कहीं ना कहीं ओवैसी साहब का डर दिखा करके उस गैप को और तेजी से अपनी तरफ और जो है लोगों को आकर्षित कर रही है। तो एक प्रकार से वहां जो स्थिति बनेगी उसमें बीजेपी एक तीसरी पार्टी, एक तीसरी ताकत बनके उभरेगी निश्चित रूप से। और कोई अजब नहीं वो 40 से 45 सीटें 119 में 40 से 45 सीटें ले भी आए। और एक और ये भी कोई भरोसा नहीं कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि दोनों पार्टियों की एमआईएम जो है बीजेपी के साथ जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हो किंग मेकर की भूमिका में तो ओवैसी साहब अपने 10-7 विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो बीजेपी की राह बहुत आसान हो चुकी है और मतलब बीजेपी की 5 उंगलियां घी में है इस जीत के बाद, उभरेगी। बीजेपी की 5 उंगलियां घी में है। और मैं इजहार एक आपसे सवाल करना चाहता हूं। और ये गेट, हाँ कहिए वदूद साहब। ये साउथ की राजनीति में अब बीजेपी का रास्ता खुल गया है। साउथ की राजनीति में बीजेपी का रास्ता खुल गया है। अब तमिलनाडु की जो राजनीति है का चुनाव है वो साउथ के अंदर इनको स्थापित कर देगा पूरी तरीके से। ठीक, इजहार आपकी पार्टी क्या इसी के सहारे आगे बढ़ेगी? अजीम साहब कह रहे हैं आपको झांसे में लिया जाता है। हेलो, हाँ इजहार आपसे सवाल है मेरा। एक बार बोलिए। अजीम साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को झांसे में लिया जाता है, बीजेपी के लोग जैसा चाहते हैं वैसा चुनाव प्रचार आप करते हैं ताकि उन्हें फायदा मिले। नहीं, ये तो देखिए कही गई, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी अपने दम पे, अपने काम पे, लोगों के विश्वास पे काम कर रही है और लोगों के विश्वास की वजह से ही हमारी पार्टी जीत रही है। आपका काम कहां? वहां तो टीआरएस थी। क्या टीआरएस से जो गठबंधन की बात हो रही है, बीजेपी कह रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपका नापाक गठबंधन है। योगी आदित्यनाथ जी तो ये कहेंगे ही, उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को तो बोलना है, जो भी आता है मुंह में बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे से चुनाव में पूरी ताकत लगाने का काम किया, पूरी भाजपा को वहां भेजने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी हमारी पार्टी मजबूती चट्टान की तरह टिकी रही और लोगों ने जो प्यार मोहब्बत हैदराबाद के लोगों ने हमें देने का काम किया, उसका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि हमारे जो काम, जो विकास है, उसी के बेस पे हमें सम्मान और इज्जत देने का काम वहां की आवाम ने दिया है। ठीक है, मैं वदूद साहब की एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। मेजर आशीष जी, थोड़ा सा वक्त नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड है। क्या आने वाले समय में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को? देखिए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जनता जो है कहीं ना कहीं जागरूक होती दिख रही है। वो इस जो गठबंधन है जो उसको अभी तक पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अब जनता भी उस गठबंधन को पहचानने लगी है कि कोई ना कोई हिडन एजेंडा है, कोई ना कोई पर्दे के पीछे वाली डील इन दोनों के बीच है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये डील कहां तक जाएगी, क्योंकि अभी बीजेपी को फायदा मिला है, लेकिन ये डील ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले और चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन बीजेपी का भाग्य उदय हो गया है और उसमें बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही है। हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का जो ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी को हवा मिली, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।